चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल जिसमें ये चैप्टर नंबर 1 होगा। इससे पहले हम ये बात कर लें, भारत एक महान देश है। और बात की जाए इस भारत की, भारत नाम पढ़ने पर तो सबसे पहले आर्यावर्त नाम पड़ा इसका प्राचीन काल में, भरत नाम पड़ा इसको पौराणिक जैन पौराणिक ग्रंथों में इसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। उसके अलावा बात करें तो जो पारसी लोग आए थे उन्होंने सिंधु नदी के नाम पर इसको हिंदू और हिंदुस्तान नाम दिया। इंडस नदी जो यूरोपीय लोगों ने बताई उसके नाम पर इसका नाम इंडिया रखा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में भारत के केवल 2 ही नाम मिलेंगे, एक भारत नाम मिलेगा आपको और एक इंडिया नाम मिलेगा, ये भारतीय संविधान में। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की स्थिति की। तो विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर बनती है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम पूरे विश्व को, इस पृथ्वी को इस तरीके से इस गोले में माने तो आपको मालूम है पृथ्वी एक गोला है। अगर इस गोले को हम आधा कर देते हैं तो इसको कहते हैं गोलार्ध। आधा गोला, गोला अर्ध, गोलार्ध, आधा गोला। अब ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है आपको दिशा का मालूम होगा, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। तो ये उत्तर की तरफ का गोलार्ध है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी और ये दक्षिणी गोलार्ध। और इसी तरीके से अगर हम इस वृत्त के 2 टुकड़े इस तरीके से कर देंगे तो आधा गोला ये हो गया, ये पूरा आधा गोला ये और आधा गोला ये। दिशा के हिसाब से इसको देखेंगे तो इसको पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। अब आता है भारत। भारत की स्थिति कहाँ है? देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत विषुवत रेखा से तो ऊपर है, 8 डिग्री से शुरू होता है भारत, 8 डिग्री 4 मिनट से। और ये भी जानते हैं कि हम इसका जो दक्षिणी देशांतर है, देशांतर जो है 68 से शुरू होता है। तो इसका मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो भारत की स्थिति जो है वो यहाँ पर है लगभग। भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर। ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री के ऊपर। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ है, इस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए, ये हमको मालूम हो गया भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अब भौगोलिक तरीके से हमको भारत का परिचय कराना हो, भारत की स्थिति वास्तविक बतानी हो तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हमको उसकी जो है लोकेशन बतानी पड़ेगी अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। तो चलिए देशांतर और अक्षांश के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले भारत का जो दक्षिण का छोर है, जो मुख्य स्थल भूमि का हिस्सा है वो यहाँ है। वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट से वो शुरू होता है। कहाँ से? कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति है। और अगर हम अब बात कर लेते हैं इसकी तो देखिए, ये विषुवत रेखा, ये मुख्य देशांतर रेखा है जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से इधर की तरफ है भारत, पूरब की तरफ। तो देखिए, यहाँ की स्थिति जो है भारत की, वो ये गुजरात का जो ये लास्ट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। अब कौन सा है 68 डिग्री 7? क्या है? ये पूर्वी देशांतर है। क्या है ये? पूर्वी देशांतर। ये जैसे एन लिखा था यहाँ, यानी कि उत्तरी अक्षांश, और ये भी एन है उत्तरी अक्षांश, और ये ई का मतलब पूर्वी देशांतर से। और ये आपको देखिए सबसे इधर वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला, तो ये वाला हिस्सा है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बात समझ में आई? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात देख लेते हैं।
तो देखिए भारत की लंबाई जो भारत का ऊपरी छोर है ये, यानी कि ये जो कश्मीर है POK वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर के और दक्षिण तक बिंदु जो हमारा भारत का भी देखा था हमने, ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी वाला, तो इस पूरे क्षेत्र की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर, 3 2 1 4। और अगर पूर्व पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो ये यहाँ से 68 डिग्री 7 से, जो गुजरात का एक गांव है सरक्रिक, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, ये यहाँ तक, इस पूरे की लंबाई है 2933 किलोमीटर। आसान है, ये चीज़ें रटने वाली है, इनका कोई सूत्र नहीं है, इनको कोई याद करने का दूसरा तरीका नहीं है, याद ही करना है इनको। देखिए ये जो हमारा लेक्चर है ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, ये आपके रीट में भी काम आने वाला है, ये आपके जो है UGC नेट का अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसके भी काम का है, और आप अगर कोई दूसरी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें भी काम का लेक्चर है। तो ये बेसिक लेक्चर है। तो 2933 किलोमीटर की लंबाई भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। साथ ही साथ हम बात करते हैं भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आखिरी छोरों की, जो कहाँ कहाँ तक इसका आखिरी छोर है और आखिरी छोर पर क्या बसा हुआ है। देखिए मुख्य भूमि के स्थल की बात की जाए तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, और देखा जाए तो ये 8 डिग्री 4 वाला क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा से जो नीचे से गुजरती है 0 डिग्री 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूर है। बात कर ली जाए भारत के सबसे दक्षिणतम छोर की, जो भारत का आखिरी बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट उसका नाम है, या उसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ है? ये पाया जाता है इससे -2 डिग्री पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये पाया जाता है। उत्तरतम बिंदु की बात कर ले तो इसको कहते हैं इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। ये कश्मीर में है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, फिलहाल वहाँ पर है ये। वैसे भारत का उत्तरतम छोर यहाँ आएगा, क्योंकि ये वाला भी जो है चीन ने ले रखा है, ये वाला पाकिस्तान ने ले रखा है वैसे यहाँ, लेकिन ये वास्तविकता है। लेकिन हमको जो किताबों में है वही पढ़ना है, उसी को पढ़ के हम पास होंगे। इंदिरा कोल, ठीक है। इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट उत्तरतम है या दक्षिणतम है, इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, हम अक्सर, मोबाइलों का ज़माना है फ़िलहाल, हम अक्सर कॉल करने के लिए जब टावर नहीं आते हमारे तो ऊंचे स्थान पर जाते हैं, तो कॉल करने के लिए जब ऊंचाई पर जाएंगे तो ध्यान रखना, उससे आप ये याद रखना, भारत के सबसे ऊंचाई पर जो है वो क्या है? कोल, इंदिरा कोल। पश्चिमोत्तर सबसे बिंदु की बात कर ली जाए तो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है सरक्रिक, बिहार में है, गुजरात में है सरक्रिक। इसको गौहर माता के नाम से भी जानते हैं, गौर माता या गौहर माता, यहीं पे क्षेत्र है। ये भी विवादित है, पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है इसका भी। और ये वाला जो क्षेत्र है किवीथू गांव है, किवीथू या वालांगू क्षेत्र, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है, ये भी विवादित है, इसका चीन के साथ विवादित चल रहा है। तो ये भारत के कुछ चारों तरफ की सीमाएं थी, कहाँ तक भारत का क्षेत्र फैला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की कितनी कितनी है और किन किन राज्यों से लगती है। तो देखिए भारत की कुल, सबसे पहले ये ध्यान रखना, हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल सीमा की लंबाई है 22,716.5 किलोमीटर। ध्यान रखना, भारत की कुल सीमा यहाँ से लेकर के ये पूरी, जिसमें स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं आ गई है, 22,716 किलोमीटर यह है। अब हम बात कर लेते हैं अगर स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा देखिए यहाँ से शुरू होती है लगभग 24 डिग्री अक्षांश से, 23.5 डिग्री से तो ये कर्क रेखा निकल जाएगी, 24 डिग्री अक्षांश से, जहाँ से पाकिस्तान लगता है
वहाँ से शुरू हो करके ये राजस्थान, कश्मीर और लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ से जाती हुई पूरे बांग्लादेश का चक्कर काटते हुए यहाँ तक ख़त्म होती है पश्चिम बंगाल में। तो इसकी पूरी कुल लंबाई है कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये कुल स्थलीय सीमा है। और ये क्या है? ये कुल सीमा है। और अगर हम बात करें भारत की तटीय सीमा की, देखिए जो यहाँ से गुजरात से लेकर के वहीं पश्चिम बंगाल तक, ये वाली जो सीमा है, जो समुद्र तट जिसको कहते हैं, समुद्र से मिली हुई जो सीमा है, उस मुख्य भूमि के, मुख्य भारत की सीमा की लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर इसमें भारत के आपको मालूम है 2 द्वीप समूह भी है, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिलेगा और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। इन दोनों द्वीपों की जो है तटीय सीमा की भी अगर इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो वो होती है 1416.5 किलोमीटर। इस तरीके से भारत की कुल तटीय सीमा कितनी हो जाती है? 7516.5 किलोमीटर। ये ध्यान रखना बात, कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है। अगर कुल भारत की सीमा पूछ ली जाए तो कितनी है? 22,716.5 किलोमीटर। ये बात थी। अब हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों की स्थिति, पड़ोसी देशों की स्थिति। कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कितनी कितनी सीमा उससे लगती है। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है, जो मैंने रेड डॉट किया है, रेड डॉट वाली लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? रेड इसलिए किया है क्योंकि ये खतरनाक देश है भारत के लिए, हमेशा रेड अलर्ट रहता है इस सीमा पे, इसलिए इसको रेड किया है मैंने। पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी जो है कितने राज्य इससे लगते हैं, सबसे पहले ये देख लेंगे हम। तो सबसे पहले राज्य लगेगा गुजरात, ये गुजरात लगेगा इससे। इसके बाद ये राजस्थान लगेगा और पंजाब लगेगा और ये कश्मीर लगेगा। ध्यान रखना। इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना, ये बिल्कुल नवीनतम आंकड़ा है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। कुछ दिनों पहले तक हम पढ़ रहे थे 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ये पढ़ रहे थे हम। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा पढ़ रहे थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको मालूम है 29वां राज्य 2014 जून में बना था तेलंगाना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, कश्मीर और लद्दाख। अब लेकिन होने चाहिए थे 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन हो गए 8। तो क्या हुआ? यहाँ पे दमन और दीव और दादर नागर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। किस किस का? दमन और दीव और दादर नगर हवेली। इन दोनों द्वीपों का, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके इसको कहा गया है दादर नगर हवेली, और दमन दीव इसका नाम कर दिया गया है। इसका विलय किया गया था 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया और इसकी जो राजधानी है दमन और दीव को बनाया गया है, दमन को इसकी राजधानी बनाया गया है। तो ये अपडेट है, ध्यान रखना। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों की स्थिति आपको पता होगी। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। 28 राज्यों की स्थिति बाकी आपको पता होगी। यहाँ से शुरू करते हैं हम, तो पंजाब, हरियाणा, इधर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के बाद ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके बाद ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और
आपका गुजरात और राजस्थान। ये पूरे भारत के 28 राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? एक तो चेन्नई के पास है, यहाँ पर पुडुचेरी, ध्यान रखना पुडुचेरी या पांडुचेरी जो है 3 राज्यों में है। ये पांडुचेरी 3 राज्यों में है ये केंद्र शासित प्रदेश। इसका एक क्षेत्र है माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला भी है। ध्यान रखना, भारत का सबसे छोटा जिला, जिसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। ये माहे कहाँ है? पांडुचेरी में, लेकिन ये माहे कहाँ है? ये है केरल में, केरल। एक और है यनम और एक है कराईकल, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो ये पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन मुख्यतः हम चेन्नई के पास यहाँ पर मानते हैं। पांडुचेरी एक हुआ, इसके बाद दूसरा ये हुआ दादर नगर हवेली, दोनों को मिला दिया गया, 2 ये हुआ। तीसरा आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार 4, इसके अलावा दिल्ली 5, चंडीगढ़ 6, 7वां कश्मीर और 8वां लद्दाख। इस तरीके से भारत के ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे थे पड़ोसी देशों की। तो पाकिस्तान यहाँ से सीमा लगाता है गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब और कश्मीर तक। यहाँ अगर पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाले राज्य की बात कर ले तो कौन सा है? राजस्थान। अब बात कर लेते हैं हम चीन की। तो चीन इसके बाद सीमा लगाता है हमारे साथ। ये चीन है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के चीन की सीमा यहाँ तक लगती है। जम्मू कश्मीर ना कहकर हम इसको लद्दाख कहेंगे। अब कश्मीर वाला क्षेत्र ये है। इसकी सीमा जो है यहाँ लद्दाख से शुरू होकर के भारत का पहला तो लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य भी चीन के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगले पड़ोसी राज्य की। अगला पड़ोसी राज्य कौन सा है? नेपाल। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं? अभी हम देख लेते हैं इनको। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड है ये वाला। उत्तराखंड के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद क्या है? ये सिक्किम। इस तरीके से ये 5 राज्य किसके साथ सीमा लगा रहे हैं? नेपाल के साथ। ये नेपाल है, ये भूटान है, भूटान देश। भूटान के साथ भी भारत के कितने राज्य सीमा लगाएंगे? देखिए 4 राज्य लगाते हैं। सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद आपका आसाम हो गया, असम, और ये अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य इसके साथ सीमा लगाते हैं। अब देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ देख लीजिए हम। वेस्ट बंगाल इधर से है पूरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद इसके कंधे पे बैठा हुआ है मेघालय, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला चेरापूंजी मासिनराम यहाँ है। वेस्ट बंगाल के बाद ये हो गया और इसके बाद आसाम हो गया, आसाम के बाद 3 हो गए, 3 के बाद ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम। इस तरीके से ये 5 राज्य इसके साथ सीमा लगे। ध्यान रखना बांग्लादेश के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन तीनों राज्यों की सीमाएं नहीं लगती है। साथ ही साथ सिक्किम की सीमा भी बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम देख लेते हैं किस राज्य की सीमा कितनी ज़्यादा लगती है। इसके लिए एक सबसे अच्छा सूत्र है अब तक का। वो सूत्र क्या है? बचपन में MBA किया, बचपन MBA। ये 7 राज्य हैं, 7 देश है जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं। ध्यान रखना 7 देश है जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं। और कौन कौन से देश है ये बिल्कुल आपका जो है सिस्टमेटिक तरीके से लंबाई के अनुसार है सूत्र। तो देखिए सबसे पहले बी से बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा जो है लगाने वाला देश है। उसकी सीमा है कुल 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अफ़गानिस्तान से तो आपको मालूम है एक ही राज्य है।
इसके बाद बात कर ले, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य हैं, चीन के साथ 5 राज्य हैं, फिर नीचे आ जाइए आप, भूटान के साथ 4, म्यांमार के साथ 4 और पाकिस्तान के साथ 4 और नेपाल के साथ 5। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे हम। दोबारा देखिए, इस सब का तो आपको मालूम है 1, और यहाँ बांग्लादेश के साथ 5, चीन के साथ 5, फिर नीचे आ जाइए, म्यांमार के साथ 4, भूटान के साथ 4 और पाकिस्तान के साथ 4, नेपाल के साथ 5। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। अब सीमाओं की बात कर ले, किससे कितनी सीमा लगती है, तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ हमारी सीमा लगती है 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ आप सभी को मालूम ही है कितनी सीमा लगती है, 3310 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, 1752 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है, 1458 किलोमीटर। और भूटान के साथ कितनी लगती है, 587 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगती थी 80 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला इस वाले क्षेत्र पर लगभग किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। इसको POK बोलते हैं, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ से यहाँ लगती थी, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लगती है, और उस सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाक की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो 1947 में सर रेड क्लिफ ने बनाई थी। 1914 में 1914 में चीन से भारत की सीमा एक विद्वान थे मैकमोहन नाम के, उन्होंने निर्धारित की थी। लेकिन ये जो सीमा है पूरी तरीके से निर्धारित नहीं है, इस वजह इसलिए भारत और चीन अक्सर विवाद चलता रहता है। अभी भी कुछ दिनों पहले भी सुर्खियों में था गिलगित वाला क्षेत्र, जो ये वाला गलवान घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ भारत और चीन के मध्य विवाद की स्थिति थी। तो देखा जाए तो 5 राज्य इसके साथ सीमा लगाते हैं चीन से। 5 राज्यों में पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब तो लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश लिख देते हैं हम, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल 5। नेपाल हमने देख ही लिया कितनी सीमा है, 3310 और नेपाल की 1752। इस तरीके से ये पूरे राज्य भारत के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इस तटीय वाले क्षेत्र की। तटीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम। तो तटीय, अच्छा ये ध्यान रखना, 17 राज्य, कितने, 17 राज्य भारत की सीमा पर दूसरे देशों से संलग्न है। लेकिन वर्तमान में कितने रह गए हैं ये, 16। कितने रह गए, 16, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखना आप, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अन्य देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये पूरे 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जो तटीय है। तटीय भारत की बात कर लेते हैं हम। तो सर्वाधिक, ध्यान रखना, इसको मिटा देते हैं, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, ध्यान रखना, ये गुजरात है। क्योंकि गुजरात की सीमा इस तरीके से आती है, अगर इसको हम लंबाई के हिसाब से देखेंगे तो सबसे लंबी हो जाती है। तो ध्यान रखना कितने राज्य हैं, 9 राज्य जो है तटीय सीमा वाले हैं, 9 राज्य तटीय सीमा वाले हैं और 16 राज्य स्थलीय सीमा वाले हैं। अब 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला गुजरात है, जिसकी लगभग 1214 किलोमीटर, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा है, 1214 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है, तटीय क्षेत्र से, समुद्र से। कौन कौन से समुद्र है, यहाँ पे आपको मालूम है अरब सागर है, ऐसे खाड़ी है, कच्ची की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, ये पूरा यहाँ से लेकर के
और यहाँ तक आंध्र प्रदेश की लगभग 973 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है? बंगाल की खाड़ी से लगती है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु की 960 किलोमीटर है। महाराष्ट्र इसके बाद है, महाराष्ट्र की लगभग 652 किलोमीटर की सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो ये भारत के कुछ 4 प्रमुख राज्य हैं। इसके अलावा केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा, ये अन्य 5 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। ये टोटल 9 राज्य हुए। लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला क्षेत्र कौन सा है, और उसमें क्षेत्र आए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम ना आए, तो अगर उसमें ऑप्शन में अंडमान निकोबार दे रखा होगा तो अंडमान निकोबार ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग भारत की 1962 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो समुद्र से लगती है 1962 किलोमीटर की। अब बात कर लेते हैं भारत की विश्व में स्थिति की। ये तो हमने बात की भारत की विश्व में स्थिति की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर, स्क्वायर भी कह सकते हैं, वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। इतना भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वें नंबर पर भारत आता है। और इससे पहले के कौन कौन से देश है उसको हम नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये छोटा सा विश्व का नक्शा हम बनाते हैं यहाँ पर। देखिए, आप सभी को मालूम है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पर है रूस। और दूसरे नंबर पर कौन सा है ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 देश हैं यहाँ पर, एक तो कनाडा है और उसके बाद USA है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो रूस है, रूस के नीचे मंगोलिया के बाद चीन है और चीन के बाद भारत है, ये भी आपको मालूम है। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बहुत आसान ट्रिक है। अगर आपको नक्शा विश्व का और भारत का याद है तो बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है उससे। तो देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। सबसे 1 नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर इधर आ जाइए, दूसरे नंबर पर कनाडा, फिर तीसरे नंबर पर वापस आ जाइए, चीन है, चौथे नंबर पर वापस इधर आ जाइए, USA है, 5वें नंबर पर आपको नीचे जाना पड़ेगा जो कि ब्राज़ील है, और 6ठे नंबर पर आपको यहाँ आना पड़ेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया है। बहुत आसान है। पहले नंबर पर रूस, एशिया में आ जाइए, फिर इसके सामने वाला जस्ट कनाडा, फिर वापस इधर आ जाइए चीन, फिर इसके सामने वाला जस्ट USA, फिर नीचे चले जाइए आप ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आ जाइए आप 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, और भारत के बाद यहीं पे आ जाइए वापस। इसके बाद नंबर आता है अर्जेंटीना का। तो ये विश्व के बड़े देश थे। भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देख लिया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान विश्व में दूसरा है। जनसंख्या के मामले में हमसे पहले कौन है? चीन है। चीन की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है और हमारी जनसंख्या अभी 136 करोड़ 145 करोड़ ही है लगभग। हमारी जनसंख्या लगभग 136 करोड़ है। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने के ऊपर, उस तरीके से अगर मेहनत जारी रही तो आने वाले 5 या 10 सालों में हम विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र हमारा ही होगा। बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं हम इस दिशा में। 2001 में जो अंतर था भारत और चीन में लगभग 20 से 22 करोड़ का अंतर था। अब 2011 जो 10 साल हो गए उसको भी लगभग 2011 में ये अंतर घट कर के 11 से 12 करोड़ रह गया। अब तो और भी कम होने की संभावना है, अब जो 21 में जनगणना होने वाली है। तो ये कुछ आंकड़े थे।
अगर विश्व के जनसंख्या के मामले में बड़े देशों की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर तो चीन है ही, दूसरे नंबर पर भारत है, फिर तीसरे नंबर पर USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील है, और ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश है। तो ये कुछ विश्व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। भारत की जनसंख्या अगर आपको याद रखनी है, भारत की जनसंख्या अगर आपको याद रखनी है तो एक मोबाइल नंबर की तरह भारत की जनसंख्या को आप याद रख, वैसे तो 121 करोड़ नॉर्मली याद है ही सभी को, लेकिन अगर टोटल जनसंख्या अगर किसी से पूछ लेता है तो याद रखिए मोबाइल नंबर 121085 4977, 121085 4977 2011 के अनुसार 1,21,08,54,977 ये भारत की जनसंख्या है। इसको मिटा देते हैं। अब भारत की कुछ आंतरिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं। जिस तरीके से बात कर ली जाए भारत के क्षेत्रफल में, कुल क्षेत्रफल कितना है, देखिए सबसे ज़्यादा भारत का क्षेत्रफल मैदानी है। लगभग 43% क्षेत्रफल भारत का कौन सा है, मैदानी। लगभग 43% क्षेत्रफल भारत का मैदानी है। इसके अलावा ये मैदानी 10.7% क्षेत्रफल भारत का पर्वतीय है, जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती है, जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पर्वत पाए जाते हैं। 18.6 लगभग 18.6% भाग जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है पहाड़ियों का है, जो ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र नहीं है। और इसके अलावा बचा कुचा 27.7% क्षेत्र किसका है, पठारी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है 43%। अब बात कर लेते हैं भारत की कुछ नदियों की। ये तो भारत की उच्चावच हो गया। नदियों की बात करते हैं तो ध्यान रखना, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल तक, उसका नाम है गंगा नदी। लगभग 2525 किलोमीटर गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। और भारत में बह कर के आने वाली सबसे लंबी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आती है और यहाँ चली जाती है। इसका नाम है यारलंग शांगपो, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में बहकर आने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। और पूर्णतया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो कौन सी है, वो है गोदावरी नदी। यहाँ से निकलती है और केजी डेल्टा बनाती हुई यहाँ पर गिर जाती है। क्या नाम है इसका, गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। गोदावरी पूर्णतया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। किसी ने कमेंट भी किया था हमारे पिछले वीडियो पर, जो विश्व की नदियाँ हमने पढ़ा रहे थे, तो पूर्णतया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही है। लगभग 1467, कुछ किताबों में आपको 1450 भी मिलेगा किलोमीटर। ठीक है, तो ये नदियों की बात हो गई। और एक और नदी भारत की जो बड़ी लंबी नदी है वो भी यहीं से निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील से। यहाँ से निकल करके पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर बह करके कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। उस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। लगभग 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 916 किलोमीटर भारत में बहती है। कितनी, 916 किलोमीटर। और एक और बात ध्यान देनी चाहिए इस पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में लखीमपुर ज़िले के पास, असम में लखीमपुर ज़िले के पास यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसको माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ है ये, लखीमपुर ज़िला,
असम। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ 916 किलोमीटर ये भारत में बहती है। सिंधु नदी की बात की जाए तो 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी की बात कर लें, गोदावरी नदी को ध्यान रखना, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार में, तो ध्यान रखना इस बात को। गोदावरी नदी जो है ये नदी दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। कौन सी नदी? गोदावरी। और एक और नदी इसके पीछे पीछे यहाँ पे बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, इसमें विवाद भी चलता है, बहुत फेमस नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? ये भी लगभग यहीं पे जाती है, इसके आसपास ही। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? कावेरी नदी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा। शिव समुद्रम बांध इस पे बनाया गया है। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ नदियों की बात हुई। अब बात करते हैं भारत की पर्वत श्रेणियों की। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपको मालूम है सिक्किम में यहाँ पर है, सिक्किम और नेपाल की लगभग सीमा पर है, जिस पर अभी नेपाल दावा भी कर रहा है अपना। तो यहाँ पर कंचनजंगा है। इससे पहले आपको मालूम है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन हुआ करती थी, जिसकी ऊंचाई कितनी मानी गई थी? लगभग 8,611 किलोमीटर उसकी ऊंचाई मानी गई थी। यहाँ पर केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसको 8,611। लेकिन अभी वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी यह है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में। दक्षिण भारत की बात कर लें, दक्षिण भारत में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी में एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी, अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ियों में, जिसकी ऊंचाई है 2696 किलोमीटर, 2696 मीटर। कुछ और बातें अगर देख लेते हैं हम भारत के तटीय इलाकों से संबंधित, तो ध्यान रखना ये वाला जो तट है भारत का, गुजरात से लेकर के गोवा तक, इस तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर और मैंगलोर कर्नाटक की एक बंदरगाह है, जहाँ तक इसको केनारी तट के नाम से जाना जाता है। और फिर मंगलोर से लेकर के केरल तक इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। इधर की बात कर ली जाए, यहाँ से लेकर के जो कन्याकुमारी से लेकर के और यहाँ तक जो केजी डेल्टा है, कावेरी नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा है, वहाँ तक इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और केजी डेल्टा के वहाँ इसको काकीनाडा या गोलकुंडा तट भी कहते हैं। और यहाँ जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाला, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। अब बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्र की, कहाँ तक भारत का क्षेत्र है। देखिए ये जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा से लगभग 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील कह दीजिए, 200 समुद्री मील कह दीजिए। तटीय रेखा से लगभग 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र अंग्रेजी में कहते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब होता है कि भारत समुद्री रेखा से 200 समुद्री मील तक, समुद्री तटीय रेखा से 200 समुद्री मील, एक समुद्री मील में लगभग 1.852 किलोमीटर होते हैं। यानी कि भारत लगभग 370 के आसपास ही बैठता है। 370 किलोमीटर दूर तक जीवित या अजीवित समुद्री संसाधनों पर अपना अधिकार रखता है। चारों तरफ भारत चारों ओर
200 नॉटिकल मील समुद्री सीमा तक जीवित और अजीवित संसाधनों पर अपना अधिकार रखता है, और उसका अधिकार है वहाँ पर वो दोहन कर सकता है। इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अलग अलग देशों के लिए ये मापदंड अलग अलग है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।